बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि क्या पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज करवाने वाले बूढ़े शख्स ने पुलिस को मामू बनाया। बूढ़ा बाप बेटियों और बीवी पर तशद्दुद करता था। बेटे पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। अहले मोहल्ला और घर की खवातीन ने झूठे मुकदमे के खिलाफ एहतजाज किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, क्या पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज करवाने वाले बूढ़े शख्स ने पुलिस को मामू बनाया है। बूढ़ा बाप बेटियों और बीवी पर तशद्दुद करता रहा। बेटे पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। अहले मोहल्ला और घर की खवातीन ने झूठे मुकदमे के खिलाफ एहतजाज कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद, कहिएगा अहले इलाका का क्या कहना है? मौजूद हैं नजीर अहमद के उस इलाके में जिसने अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया द पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत। लेकिन इस वक्त रोही आपको असल बात पहुंचाएगा। रोही का ये काम है कि लोगों को हकाइक से बाखबर करता है। इस वक्त हम उस इलाके में मौजूद हैं, उनकी बीवी हमारे साथ मौजूद है। आपके शोहर नजीर अहमद ने बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। आपका बेटा 100 रुपया खर्चा नहीं देता था, उसको मारता था, उसको धक्के दे के बाहर निकाल देता था। क्या मामला, क्या यही सच है? नहीं, पहले उसको देता रह गया, फिर जब लड़ाई हुई है ना, फिर वो पीछे हो गया। हाँ, तो पीछे हो गया। आपको मारता था आपका शोहर? कल परसों मारा है छोकरा मेरा। कहना है ये किसको मारा? निशान दिखाएं जरा। ये निशान तो है, और अब तो हमें कुछ और आपकी बेटियों को भी मारा? हाँ, इनकी बेटियों से बात करते हैं आप। ये इनकी बेटी है जी। आप बताएं क्या करते थे नजीर अहमद साहब? वो जी बोले। मारते थे भाई, बहुत मारते हैं। जानवरों की तरह अम्मी का गला दबाने लग गए। एक ना एक बंदे खत्म वो कर देते। ऐसे झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं तो मोहल्लेदारों से पूछते ना। आप लोग यहाँ रहते हैं, आप लोग बताएं असल मामला क्या है? असल मामला ये, वो बंदा सही नहीं, आप बुजुर्ग सही नहीं, उसको सब कुछ नजर आता है, वो गलत बात करता है। मैं खामखा जब कमाने का टाइम आता है बाहर चला गया वो। अब जब बुजुर्गी का टाइम आया घर आता है, फिर तशद्दुद करता है, बीवी बच्चों के साथ सबको मारपीट करता है। मोहल्ले में हमारे को देखा नहीं जाता, हमने भी रात को आके छुड़वाते हैं हम। तो आप क्या कहते हैं? मारता है वो बंदा? मारता है, साफ सीधी बात है। क्या कह रहे हैं? बहुत मारता है बच्चों को। तो फिर आप लोग उसने पर्चा कटवा दिया, अपने बेटे को गिरफ्तार करवा दिया, आप लोगों ने कुछ नहीं बयान नहीं दिया थाने में? हमने नहीं छुड़वाना उसको, उसका बेटा जाने, उसका काम वजह यार मोहल्ले में आप लोग हम नहीं छुड़वाना। कुछ बच्चे जो यहाँ पर रहते हैं उनसे जानते हैं कि ये लोग चूंकि बच्चे यहीं पर रहते हैं, आप यहीं रहते हैं, आप लोगों के सामने रोजाना मारपीट करता होगा वो अब नजीर अहमद। क्या मामला यही है? जी यही है। क्या मामला और क्या करता है वो जरा बताइए। बस इनके घर में हर वक्त यही मार कुटाई रहती है। मार कुटाई बेटा करता है बाप से या बाप बेटे से करता है? बेटा नहीं करता, बाप करता है। किसको मारता है बाप? सबको मारता है घर में, बच्चों को। वो तो कहता है मैं नाबीना हूँ। नहीं, और ना पहले तो काफी साल हम लोग यहाँ पे रहते हैं। हमारे आने से पहले भी वो काफी अरसे से लापता भी रहे हैं। लापता रहना और चीज जो पूछा जा रहा है वो। और जब आए हैं तो अब वो इन पे जुल्म करते हैं। बड़ी बेटी पे तो काफी बार उन्होंने उठाया भी हाथ। तो आप लोग कहते हैं कि उस पर जो बेटे पे मुकदमा कटा गलत कटा है। वो बच्चा तो बहुत ही अच्छा। क्या कहते हैं? झूठ है। तो फिर ये पुलिस ने क्यों पर्चा काट दिया? फिर उनको पता जो क्यों काटे भाई। ये मोहल्लेदारी से पूछना चाहिए ना उनको। पूछना चाहिए ना जी, मोहल्लेदार से पूछना चाहिए ना जी। गवाही दे रहे हैं, झूठी थोड़ी दे रहे हैं ये सारे। बिल्कुल, अभी आप देख रहे हैं इतने लोगों से हमने बात की है। पुलिस को जाके, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को उस शख्स ने जाके अपनी रामलीला सुना दी और उसके बाद हमदर्दी हासिल करके पुलिस से गलत मुकदमा दर्ज करवा लिया। ये कहना है यहाँ के तमाम अहले इलाका का। इनका कहना है कि बच्चियों को भी मारता है नजीर अहमद, बीवी को भी मारता है, और इसके अलावा तशद्दुद करने के अलावा इसका कोई काम काज नहीं है। नाबीना भी नहीं है, ज्यादा नजर भी आता है, कोई ज्यादा नजर नहीं आता लेकिन नजर भी आता है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के कहने पर हकायक से पर्दा डालकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। बेटे के खिलाफ ऐसा नहीं है जितना वो बुरा। अहले इलाका के मुताबिक बूढ़ा शख्स घर वालों को मारता है। महमूद जहीर, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, दुनियापुर में अब्दुल्ला खालिद फिजियोथेरेपी अस्पताल में मुबैना गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची हो गई है। 3 माह की बच्ची के लवाहिकीन का डॉक्टर के खिलाफ एहतजाज जारी है। दुनियापुर में अब्दुल्ला खालिद फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल में मुबैना गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची जहां बहक हो गई। 3 माह की बच्ची के लवाहिकीन का डॉक्टर के खिलाफ एहतजाज जारी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं याकूब ताहिर। जी याकूब, बताइएगा इस वक्त वहां पर आवाम एहतजाज कर रही है। मैं इस वक्त दुनियापुर एक निजी अस्पताल के बाहर हूं, जहां पर 3 माह की बच्ची को डॉक्टरों की मुबैना गफलत की वजह से नशे का टीका जो लगाया गया था वही उसके मौत का सबब हुआ। इस वक्त लवाहिकीन सरापा एहतजाज है। मजीद इनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी आप बताएंगे कि आपकी बच्ची को क्या हुआ था? तो आप जब यहाँ पर लेकर आए तो डॉक्टरों ने उनका जब इलाज किया तो उसके बाद क्या हुआ है? सर मैं बच्ची अपनी को लेके आया हूँ, सुबह तकरीबन 7 बजे का टाइम था। तो बच्ची को हल्की सी पेट में दर्द थी, ठीक है, जिसकी वजह से बच्ची जो है ना रोई जा रही थी। तो मैं इनके पास लेके आया हूँ, इन्होंने डोज दे दिया नशे का।
کہتے ہیں کہ بچی کو خون کا انجیکشن لگایا, بچی 4-5 گھنٹے بعد اٹھے گی, بچی فریش ہوگی, آپ اسے گھر لے جائیں. جب ہم نے آدھے گھنٹے بعد بچی کو چیک کیا تو بچی جو ہے نا جسم بہت گرم تھا. ہم ایمرجنسی THQ لے گئے ہیں, انہوں نے چیک کیا, بچی کو 106 پہ بخار تھا. اس کے علاوہ انہوں نے شوگر ٹیسٹ کیے, 500 پہ شوگر تھی بچی کی. ڈاکٹر انعام الحق صاحب جو ہے نا ہم سے جو ہے نا غصے ہو گئے کہ بچی کو یہ ڈوز کیوں لگوایا آپ نے. 3 ماہ کی بچی کو انجیکشن نشے کا بالکل لگانا نہیں چاہیے, یہ کس بیوقوف ڈاکٹر نے لگایا ہے. تو میری اپیل یہ ہے کہ اس ڈاکٹر کو سخت سے سزا ملنی چاہیے اور اس کی ڈگری اور اس کا لائسنس جو ہے کینسل ہو, کہ کل کو جو آج میری بچی کے ساتھ ہوا ہے کل کو کسی اور بچی کے ساتھ یہ کام نہ ہو. نہیں تو آپ اس کو جب THQ لے کر گئے ہیں, اس کے بعد انہوں نے کہیں آپ کو ریفر کیا ہے جی, وہاں پہ اس کے ٹیسٹ ہوئے ہیں؟ جی انہوں نے ہمیں بہاولپور ریفر کیا ہے, ہم بہاولپور وکٹوریا لے گئے ہیں. انہوں نے بچی کی حالت دیکھی ہے, کہتے ہیں بچی بہت سک ہے. انہوں نے شوگر ٹیسٹ کی ہے 500 پہ, وہاں بھی 500 پہ شوگر تھی, جس کی وجہ سے بخار 106 پہ تھا اور جسم پورے میں جراثیم پھیل گئے تھے, اور ان جراثیموں جو ہے نا وہ گردوں پہ اثر کر گئے, جس کی وجہ سے بچی کے گردے فیل ہو گئے تھے. بالکل جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم بچی کو یہاں پر لے کے آئے تھے دوائی دوانے کے لیے, لیکن وہی دوائی جو ہے انہوں نے انجیکشن لگایا, وہ انجیکشن ریئیکشن کر گیا, جس کی وجہ سے کہ بچی ٹھیک ہے. بہت شکریہ یعقوب طاہر, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. گورنمنٹ ڈگری کالج جتوئی میں انٹرمیڈیٹ کے 250 سے زائد طلبہ کو رول نمبر سلپس جاری نہ کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جج جسٹس صفدر سلیم شاہد نے ڈائریکٹر کالجز اور چیئرمین انٹر بورڈ DG خان کو کل طلب کر لیا ہے. طلبہ نے 10 جولائی کو ہونے والے امتحانات کی رول نمبر سلپس نہ ملنے پر عدالت سے رجوع کر رکھا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ ڈگری کالج جتوئی میں انٹرمیڈیٹ کے 250 سے زائد طلبہ کو رول نمبر سلپس جاری نہ کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جج جسٹس صفدر سلیم شاہد نے ڈائریکٹر کالجز اور چیئرمین انٹر بورڈ DG خان کو کل طلب کر لیا ہے. طلبہ نے 10 جولائی کو ہونے والے امتحانات کی رول نمبر سلپس نہ ملنے پر عدالت سے رجوع کیا تھا. ملتان میں طالب علم طارق، شیراز اقبال اور دیگر نے ایڈوکیٹ قاسم محمد وسیم کے ذریعے عدالت عالیہ سے رجوع کیا تھا. 253 طلبہ نے ڈگری کالج جتوئی کے اکاؤنٹ آفس میں فیس جمع کروائی تھی، جبکہ درخواست گزار کا یہ کہنا ہے کہ ملتان میں اکاؤنٹ آفس کے کلرکس نے طلبہ سے لے کر 16 لاکھ روپے کی فیس خرد برد کی. ناظرین، کچھ بات کریں گے مہنگائی پر. تو مہنگائی کا جن بچوں کے بسکٹ بھی کھا گیا ہے. ہاف رول بسکٹ کی قیمت میں 5 روپے اضافہ کر دیا گیا، جبکہ 20 روپے والا بسکٹ کا ہاف رول 25 کا ہو گیا ہے. 5 روپے والے بسکٹ پر بھی مہنگائی کا کٹ. ٹکی پیک میں بسکٹ کی تعداد 3 سے 2 کر دی گئی. کمپنیوں نے بسکٹ کی قیمت بڑھائی، وزن بھی کم کر دیا ہے. 10 روپے والے پیک میں بھی بسکٹ کی تعداد کم کر دی گئی. چائے کی جگہ بسکٹ کی تعداد 4 سے 5 کر دی گئی ہے. اسی پر بات کریں گے جنید ریاض سے. جی جنید، بتائیے گا، یہ مزید مہنگائی کا جن بے قابو ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ جی، مہنگائی کا جن آٹا چینی گھی کھانے کے بعد بچوں کے بسکٹ بھی ہو گیا ہے. اور بچوں کی بات کی جائے تو بچوں کے بسکٹوں کو بھی اس نے نہیں چھوڑا. اگر ہاف رول کی بات کی جائے تو اس میں 5 روپے اضافہ کیا گیا اور 30 روپے والا ہاف رول اب 25 روپے میں جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح اگر ٹکی پیک کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی جو ہے وزن کم کر دیا گیا ہے بسکٹوں کا. جہاں پر 5 روپے والے پیکٹ میں 3 بسکٹ ہوتے تھے، وہاں پر 2 بسکٹ کر دیے گئے. اور اس طرح اگر 10 روپے والے پیکٹ کی بات کی جائے تو 10 روپے والے پیکٹ میں بھی بسکٹوں کی تعداد جو ہے وہ کم کر کے 4 سے 5 کر دی گئی. اور اس پر بچوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو کرنے کی بجائے اسے کھلا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اور اس پر انہوں نے فوری طور پر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جب بھی بچوں کو بھوک لگتی ہے تو وہ زیادہ تر بسکٹ ہی کھاتے ہیں، تو اس لیے حکومت جو ہے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے بچوں کے بسکٹ کی جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا وہ فوری طور پر واپس لیا جائے. اس کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا اسے فوری طور پر واپس لیا جائے. بہت شکریہ. جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود تھے. جبکہ قیمتوں میں اس وقت 5 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا اور ٹکی پیک میں بھی اس وقت قیمتوں میں اضافہ ہوا، جبکہ بسکٹ کی تعداد بھی کم ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے دورہ ڈیرہ غازی خان کے دوران عوامی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے فرائض سے غفلت پر 6 افسروں کو عہدوں سے ہٹا دیا. کہتے ہیں کہ کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. کام کرنے والا افسر عہدے پر رہے گا. مسائل حل نہ کرنے والے افسر اپنا قبلہ درست کر لیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے دورہ ڈی جی خان کے دوران عوام کی شکایات اور فرائض سے غفلت برتنے پر سخت ایکشن لیا ہے. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ڈی جی خان حافظ احمد طارق، ایکسین ہائی وے ڈی جی خان گلفام اقبال، ایم ایس ٹیچنگ اسپتال ڈی جی خان ڈاکٹر اطہر فاروق، جیل سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل ڈی جی خان یاسر خان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مظفر گڑھ عمران شمس اور تحصیلدار ڈی جی خان آفتاب اقبال
बुज़दार को ओहदों से हटा दिया गया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अवामी मसाइल का बर वक्त अजाला न करने वाले अफसरों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं है। जहां कोताही नजर आई, एक्शन होगा। उन्होंने कहा कि शहरों के दौरे और अवामी फीडबैक से जमीनी हकायक का इल्म होता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो अफसर डिलीवर करेगा ओहदे पर रहेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कामयाब दौरा डीजी खान के मौससीन इलाका खुशी से निहाल हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने MPA सरदार अहमद अली दरेशर की दरख्वास्त पर करोड़ों रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया है। इसी पर बात करेंगे अली मूसा रज़ा से। जी अली मूसा रज़ा, बताइएगा कौन कौन से मंसूबे का इफ्तिताह किया गया है? बुज़दार का कल जो कामयाब दौरा था, तो इस हवाले से सखी सरवर के काफ़ी सारे मनसूबों का वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने MPA सरदार अहमद अली दरेशर साहब की दरख्वास्त पर काफ़ी सारे मनसूबों का ऐलान किया। तो इस हवाले से आज MPA सरदार अहमद अली दरेशर साहब ने यहाँ के जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान चेयरमैन मलिक इरशाद हुसैन, वाइस चेयरमैन फैद मोहम्मद और जनरल काउंसलर समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से मुलाकात करते हुए तरक्याती मनसूबों बारे मुशावरत की है। मज़ीद उनसे पूछते हैं कि ये जो बड़े बड़े मनसूबों की खुशखबरियाँ दी गई उनकी तरफ से क्या क्या अनाउंस वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मनसूबे उनकी दरख्वास्त पर अनाउंस किए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा इलाका जो है ये टोटली पसमानदा और पसमानदा तरीन पूरे पंजाब के अंदर ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, क्योंकि इसके अंदर ट्राइबल एरिया भी है। फोर्ट मंडरू से लेके ये दरिया की बेल्ट दरामे तक ये जाता है हल्का। ये रकबे के लिहाज से भी सबसे बड़ा एरिया है और आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा हल्का है। तो इसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब की कल इधर डीजी खान में वो आए और उन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया, जिसमें सखी सरवर के हवाले से यहाँ पे रेस्क्यू 1122 का जो सेंटर है उसका उन्होंने इफ्तिताह किया, संगे बुनियाद रखा। और यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज का उन्होंने संगे बुनियाद रखा। उसके अलावा सखी सरवर से चोटी बाला रोड का उन्होंने संगे बुनियाद रखा। और यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, वाटर सप्लाई स्कीम और इसी तरह यहाँ पे टफ टाइल्स वगैरह, सोलिंग्स वगैरह और सोलर बोर जो थे, क्योंकि यहाँ पे पीने के पानी का बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इशू है, उसका उन्होंने संगे बुनियाद रखा। और इसी तरह पाएगां के अंदर उन्होंने जो डिस्पेंसरी थी BHU था उसको RHC का दर्जा दिया, उसका उन्होंने ऐलान किया। और इसी तरह हमारे टोटल तकरीबन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो स्कीमें हैं वो तकरीबन 2 से 2.5 अरब रुपए की मालियत की, जिन्होंने जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जिसका कल इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। और इंशाल्लाह ये स्कीमें जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट होती हैं तो इंशाल्लाह यहाँ पे देखेंगे कि जी ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ पे स्कीमें अनाउंस ज़रूर होती थी, लेकिन यहाँ का फ़ंड जो है वो अपर पंजाब में और इन ट्रेनों के ऊपर लगाया जाता था। और लाहौर के अंदर जाती उम्रा के रोड्स और उधर ही उन्होंने तख्ते लाहौर के जो साबका हुक्मरान थे जो इस एरिया के ऊपर मुसल्लत रहे, उधर ही लगाए जाते थे फ़ंड। यहाँ पे फोर्ट मंडरू के हवाले से मैं बात करूँगा और यकबई और ट्राइबल एरिया रुंगन के हवाले से, उधर भी सोलर सिस्टम बोर का चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया। वहाँ पे सोलर सिस्टम बोर जो है वो लगाए भी जा रहे हैं, कुछ चल भी गए हैं और कुछ अभी काम जो है वो कंटिन्यू है, जारी है। और इसी तरह फोर्ट मंडरू के हवाले से, क्योंकि सियाती मकाम है, वहाँ पे उसकी जो है वहाँ पे पौधे भी लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा तब्दीली। बहुत शुक्रिया अली मूसा रज़ा हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मुल्तान में टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान पहुंचे हैं। टाइम्स इंस्टीट्यूट पहुंचने पर गवर्नर का चेयरमैन टाइम्स मोहम्मद सरफराज मुजफ्फर ने इस्तकबाल किया। गवर्नर ने टाइम्स इंस्टीट्यूट सिटी कैंपस में अकाउंट्स ब्लॉक, हॉस्टल ब्लॉक, फैकल्टी ब्लॉक का इफ्तिताह किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर मुल्तान में पहुंच गए हैं। टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान पहुंचे हैं। टाइम्स इंस्टीट्यूट पहुंचने पर गवर्नर का चेयरमैन टाइम्स मोहम्मद सरफराज मुजफ्फर ने मुस्तकबाल किया है, जबकि गवर्नर ने टाइम्स इंस्टीट्यूट सिटी कैंपस में अकाउंट्स ब्लॉक, हॉस्टल ब्लॉक, फैकल्टी ब्लॉक का इफ्तिताह किया है। इस वक्त गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि शील्ड से नवाजा जा रहा है, तारीफी असनाद भी दी जा रही हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान में है और ये बराह रास्त मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। टाइम्स इंस्टीट्यूट पहुंचने पर गवर्नर का चेयरमैन टाइम्स मोहम्मद सरफराज मुजफ्फर ने इस्तकबाल किया और उनको
तारीफी शील्ड से भी नवाजा गया, जबकि गवर्नर ने टाइम्स इंस्टीट्यूट सिटी कैंपस में अकाउंट्स ब्लॉक, हॉस्टल ब्लॉक, फैकल्टी ब्लॉक का इफ्तिताह किया, जबकि वज़ीर तवानाई भी उनके हमरा मौजूद हैं। और इस वक्त ये मनासिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हुसैन जोहानिया गर्देजी वज़ीर ज़राअत भी उनके हमरा मौजूद हैं और ये उनका स्केच की तस्वीर जो है वो भी उनको पेश की जा रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मुल्तान में टाइम्स इंस्टीट्यूट में पहुंचे हैं, जहां पर टाइम्स इंस्टीट्यूट पहुंचने पर गवर्नर का चेयरमैन टाइम्स मोहम्मद सरफराज मुजफ्फर ने इस्तकबाल किया। पहले उनको वहां पर तारीफी असनाद और शील्ड से नवाजा गया, बाद में उनको उन्हीं का स्केच उनको तोहफे में पेश किया गया, जबकि उनके साथ वज़ीर तवानाई और वज़ीर ज़राअत भी मौजूद हैं। जबकि ये अभी वहां पर बाकायदा तौर पर जो गुफ्तगू का सिलसिला भी शुरू होगा। और अभी जो इस वक्त टाइम्स इंस्टीट्यूट सिटी कैंपस में अकाउंट्स ब्लॉक, हॉस्टल ब्लॉक और इसके अलावा फैकल्टी ब्लॉक का इफ्तिताह भी किया गया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर टाइम्स इंस्टीट्यूट पहुंचे और चेयरमैन टाइम्स मोहम्मद सरफराज मुजफ्फर ने टाइम्स इंस्टीट्यूट पहुंचने पर गवर्नर का इस्तकबाल किया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने टाइम्स इंस्टीट्यूट सिटी कैंपस की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया है, जबकि गवर्नर पंजाब की चेयरमैन टाइम्स इंस्टीट्यूट सरफराज मुजफ्फर को HMC से मंजूरी पर मुबारकबाद भी दी गई है। गवर्नर ने टाइम्स इंस्टीट्यूट सिटी कैंपस में अकाउंट्स ब्लॉक, हॉस्टल ब्लॉक, फैकल्टी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। गवर्नर पंजाब को टाइम्स कमेटी हॉल में टाइम्स इंस्टीट्यूट के कोर्सेज बारे ब्रीफिंग भी दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर टाइम्स इंस्टीट्यूट पहुंच चुके हैं। को दोबारा से मुल्तान टाइम्स इंस्टीट्यूट लिए चलेंगे, जहां पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। 20 साल से बनी हुई है, उसकी वाइस चांसलर मेरे पास है कि 20 साल से बगैर स्टैट्यूट के निजाम चला रहे हैं। और वाइस चांसलर जहां डॉक्टर उसमें बैठी हैं कि 3 महीने निकालने मुश्किल हैं स्टैट्यूट्स के बगैर, इसकी फाउंडेशन ही नहीं है, वो कैसे चलेगा। तो फिर अल्लाह के फजल करम से मैंने बुलाया तमाम ब्यूरोक्रेट्स को, मैंने कहा मैं 3 महीने देता हूं, तमाम ये यूनिवर्सिटीज जो हैं 18 की 18 इनके स्टैट्यूट्स मुकम्मल होने चाहिए। तो 14 के माशाल्लाह मुकम्मल हो गए हैं और हमारे वाइस चांसलर अब पीसफुली काम जो है। उसके बाद जैसे आपका इशू है कि 4 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है HEC में, तो हमारा ये हाल थी कि हमारे वाइस चांसलर की फाइलें जो हैं ये एजुकेशन मिनिस्टर के दफ्तर में, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में, एक तो फाइल जो है इतने जगहों पे कभी दुनिया में मैंने नहीं देखा कि एक फाइल ओरिजिनेट होती है यूनिवर्सिटी से, फिर एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाती है, अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास आती है, अगर वो मेडिकल यूनिवर्सिटी है तो हेल्थ के पास जाती है, तो फिर उसके बाद वहां से जाती है, वहां फिर उसको लॉ डिपार्टमेंट के पास भेजा जाता है, फिर सर्विसेज जो हैं वहां पर उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन करने के लिए, फिर चीफ मिनिस्टर के पास आती है, फिर वो फाइल चीफ सेक्रेटरी के पास जाती है, चीफ सेक्रेटरी से फिर वो चीफ मिनिस्टर के पास जाती है। उसके बाद कभी PHEC का भी उसको रोक करना होता है, ना करे तो वो मेरे पास। तो एक फाइल अगर 6-6 महीने एक दफ्तर में रहेगी तो आप अंदाजा कर लेंगे। तो मैंने बड़ी कोशिश की ब्यूरोक्रेसी को समझाने की कि खुदा करेंगे ये यूनिवर्सिटियों का निज़ाम रुक गया है, चीजें नहीं चल रही हैं, अगर उनके सिंडिकेट मुकम्मल नहीं है, उनके पास कंट्रोलर नहीं है, तो कैसे निज़ाम चलाएंगे। आप फाइलें रख के बैठे। लेकिन मैं 1.5 साल कोई उसका मेरे कहने का कोई फाइल, फिर लास्ट आई कंसल्टेड विद फ्यू सीनियर लॉ ऑफिसर्स इन दिस कंट्री। उन्होंने कहा कि एक आप इनको नोटिस दे दें कि 10 दिन के अंदर अंदर वर्किंग कोई भी यूनिवर्सिटी की फाइल आपके डेस्क पे नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो मैं रिमांड करूँ। उन्होंने मुझे बल्कि मशवरा उन्होंने ये भी दिया था कि उसमें लिख दें कि जो यूनिवर्सिटी का लॉस होगा, जिसके दफ्तर में 10 दिन से फाइल ज्यादा से, वो उसको कंपनसेशन, पर्सनल कंपनसेशन। लेकिन वो मैंने क्लास नहीं डाली, मैंने कहा कि चलो पहले हम देख लें। लेकिन मैंने उनको बता दिया कि नेक्स्ट मेरा लेटर आपको ये आना। तो अब माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटीज के लोग जो हैं उनकी फाइलें जो हैं वो भी मूव होना जो है माशाल्लाह शुरू हो गई हैं। बल्कि आप हैरान होंगे कि जब वाइस चांसलर अपनी छुट्टी की दरखास्त भेजता था तो सेक्शन अफसर की मिन्नतें करता था कि इसको आगे कर दो। वो छुट्टी का टाइम भी उनका गुजर जाता था, वो उनकी छुट्टी नहीं मंजूर होती। तो ये सारे इश्यूज इंशाल्लाह हमने पूर्ण तरीके से उनको रिजॉल्व किया है। और फिर आपको ये भी मालूम है कि हमारे दोस्तों ने, हमारे जो भाई हैं इधर, जो पावर तो इनके पास है, ये इधर तो मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है
तो फिर एक इन्होंने ये किया कि एक ये नया बिल ले आए जिसमें इन्होंने कहा कि जी वाइस चांसलर जो है वो कंट्रोल में नहीं है, तो इनको कंट्रोल में करना है। और इनको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि जो सिंडिकेट के चेयरमैन है इनसे ले ली जाए और किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को उसका बना दिया, सिंडिकेट का रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बना दिया जाए और हर 6 महीने इनसे रिपोर्ट लिया है और अगर सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट ना हो तो फिर इनको रेप्रीमांड। तो मेरे नोटिस में जब ये बात आई तो अभी कैबिनेट में जानी थी, तो इनकी मेहरबानी और मैं कुछ दोस्त मेहरबान बैठे हैं कैबिनेट में भी, तो मैंने इनको कहा कि भाई एक बात सुन लो, जब तक मैं गवर्नर हूं इस पर दस्तखत नहीं मैंने करने, बेशक आप असेंबली से भी पास करवा लें, मैंने दस्तखत नहीं करने, मैं अपने हाथों से इस अदारे को तबाह होता नहीं दे सकता। तो माशाल्लाह वो भी अल्लाह ने मेहरबानी की, हमने इस चीज को मैनेज कर लिया और वो बिल जो आने वाला था वो जो है वो नहीं आया। तो मैं चाहता हूं कि हम अपनी यूनिवर्सिटी को स्ट्रेंथन करें, ट्रांसपेरेंसी लेके आएं, अकाउंटेबिलिटी लेके आएं, ताकि हमारा नाम जो है यूनिवर्सिटीज जो है दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि एजुकेशन पे इमरान खान की विजन है, हमारे चीफ मिनिस्टर की विजन है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की विजन है कि हम एजुकेशन को एज ए टॉप प्रायोरिटी, अगर हम समझते हैं कि जितनी फंडिंग हमें अवेलेबल करनी चाहिए थी अपने इदारों को हम नहीं दे सके हैं, इकोनॉमिक बहुत डिफिकल्टीज थी कि कोविड-19 की डिफिकल्टी, लेकिन एजुकेशन हमारी टॉप प्रायोरिटी में आपको श्योर करता हूँ। ये मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं बरतानिया की पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा था 1997 में, तो इलेक्शन से कुछ 6 हफ्ते पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बने बाद में टोनी ब्लेयर, तो उनसे एक मीडिया के रिपोर्टर ने पूछा कि व्हाट विल बी योर टॉप 3 प्रायोरिटीज व्हेन यू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ही सेड एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। एजुकेशन के बगैर कोई कौम जो है तरक्की नहीं कर सकती, आगे नहीं कर सकती जाती, प्रॉस्पर नहीं करती। तो अब माशाल्लाह यू विल बी हैप्पी कि हमारा जो टाइम्स रैंकिंग आई है उसमें पाकिस्तान की 14-15 यूनिवर्सिटीज हैं और हमारी टॉप रैंकिंग में 1-2 भी यूनिवर्सिटियां नहीं होती। तो अब माशाल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, ट्रांसपेरेंसी आई है, अकाउंटेबिलिटी आई है, हम आप लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं। और वैसे भी असतज़ा का एहतराम जो है, हम तो जिस ज़माने में पढ़ते थे उस वक्त असतज़ा का एहतराम हमारे नज़दीक जितनी माँ बाप की इज्जत करते थे उतनी हम असतज़ा की करते थे। तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारे वाइस चांसलर मेरिट पे हमने लगाए हैं, दे आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क। और खासकर कोविड-19 के दौरान जो इनका रोल था, खासकर जो हमारे शहीद वाइस चांसलर नश्तर मेडिकल कॉलेज पाशा साहब, वो उन्होंने बड़ी मैं टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन खोलने के लिए वहाँ पर आया, तो जब भी उनको कोई काम कहते थे तो लीडिंग रोल जो है वो अदा करते थे। तो आई एम सॉरी आई विल बी वेरी ब्रीफ, लेकिन मुझे ये पता नहीं इन्होंने कैसे, जब मेरी डायरी लिखते हैं तो ऐसे समझते हैं कि एक जगह से मैंने दूसरे को उड़ के जाना है, मुझे पता भी ट्रैफिक में जाना है। तो अभी मैंने मेरा ख्याल यहाँ भी फंक्शन है, फिर मुजफ्फरगढ़ में है, फिर वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट है। तो आखिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम यूनिवर्सिटीज को मैंने 3 टास्क दिए थे जब मैं गवर्नर बना था। एक टास्क से था तमाम यूनिवर्सिटी सोलर पे जाए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अख्तर मलिक साहब कि 25 यूनिवर्सिटी के हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए हैं और जिस प्राइस में 24 रुपए में अगर यूनिवर्सिटी यूनिट खरीद रही थी तो अब उनको 8-10 रुपए में वो यूनिट दिया पड़ रहा है। आधी उनकी पैसे की भी बचत हुई है, फिर हमारी इंपोर्ट पे जो पैसा लगता है गैस पकाने के लिए फर्नेस है उससे बचत होती है। तो हमारे मुल्क का सोल्यूशन ये है हम सोलर। तो दूसरा ये था कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, आप सबको पता है, मेरा ख्याल पाकिस्तान में कोई शख्स नहीं जिसको ना पता हो कि वाटर क्लीन जो है ये मेरा पैशन है। तो माशाल्लाह इसीलिए मैं मुल्तान में भी आया हूँ कि कल 11 फिल्ट्रेशन प्लांट जो यहाँ बंद पड़े थे उनको रिपेयर करके हमने ओपन किया है, तो उनकी कल मैंने इनॉग्रेशन जो है करनी है। और तीसरा मैंने यूनिवर्सिटी से कहा है कि देखिए पानी जो है हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें स्कार्सिटी आ रही है, तो रेन वाटर कोशिश करें उसको किस तरीके से आपने फिल्टर करना है। तो माशाल्लाह तमाम यूनिवर्सिटीज इन चीज़ों को लेकर आगे कर रही हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलवेज गुड टू सी यंग पीपल डूइंग सो वेल। तो आपको मैं आपकी टीम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। विश यू ऑल द वेल एंड दे आर चांसलर, कोई आपका इशू हो, कोई आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो तो इंशाल्लाह आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच।
चेयरमैन टाइम्स मोहम्मद सरफराज मुजफ्फर ने टाइम्स इंस्टीट्यूट पहुंचने पर गवर्नर का इस्तकबाल किया और गवर्नर चौधरी सरवर की जानिब से कहा गया कि इस वक्त जब एक रिपोर्टर की जानिब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन से सवाल किया गया कि वहां पर सबसे अहम चीज आपके 3 प्रायोरिटीज पर क्या है, तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन, एजुकेशन और एजुकेशन। उन्होंने कहा कि 3 ही प्रायोरिटीज हैं और 3 प्रायोरिटीज की बात करते हुए उन्होंने इसके ऊपर एजुकेशन के ऊपर फुली फोकस्ड होते हुए जवाब भी दिए, जबकि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से यही कहा गया कि हमारी भी प्रायोरिटी एजुकेशन है और एजुकेशन जब तक नहीं होगी हम अपने मुल्क की बुनियादों को मजबूत नहीं कर सकते। टाइम्स इंस्टीट्यूट पहुंचने पर गवर्नर का चेयरमैन टाइम्स मोहम्मद सरफराज मुजफ्फर ने इस्तकबाल किया। नाज़रीन, DHA मुल्तान में सजा रंगारंग सालाना मैंगो फेस्टिवल, मैंगो रिसर्च, मुख्तलिफ तालीमी इदारों और फॉर्म्स की जानिब से आम के स्टॉल्स लगाए गए हैं। फेस्टिवल में फैमिलीज और स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद शरीक है। फेस्टिवल में 200 से ज्यादा मुख्तलिफ इकसाम के आम आवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ DHA एरिना में, जहाँ पर मैंगो फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। मुख्तलिफ इकसाम के खूबसूरत आम जो है वो सजे हुए हैं, फैमिलीज जो हैं वो आई हुई हैं और इवेंट से जो है वो लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद हम यहाँ पर मौजूद लोगों से भी बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में। भाईजान बताइएगा, क्या कहेंगे, इवेंट कैसा चल रहा है? इवेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। MNC यूनिवर्सिटी हर साल इसको मुनक्किद करवाती है। ये माशाल्लाह से 5वां इवेंट है मैंगो फेस्टिवल का। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मैंगो फेस्टिवल है ये, तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जा रहा है। ऑलमोस्ट इधर कितनी टाइप्स में, कितने इकसाम के आम लगे? इधर 180 किस्म के आम लगे हुए हैं और टोटल तकरीबन 350-400 मैंगो के वैरायटीज हैं, उसमें से 180 किस्म के आम यहाँ पे लगे हुए हैं। टोटल जो है 300-350 के करीब, 300-350 के करीब जो है वो इकसाम होती है आम की, और यहाँ पर 180 जो है मोर देन 180 जो है वो लगे हुए हैं। मजीद हम बात करें। भाईजान, क्या कहेंगे, देख लिया आपने सारे स्टोर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं भी MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। तो हमारी यूनिवर्सिटी हर साल इस मैंगो फेस्टिवल का इनकाद करती है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे डिपार्टमेंट का इस दफ़ा 5वां स्टॉल लगाया गया है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टॉल है। सबसे बड़ा स्टॉल। अच्छा, ये भी बताएं कि कौन सा आम, सारे आपने स्टॉल देखने हैं, कौन सा आम आपको पसंद है? खाने के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें सिंदड़ी है और अनवरटोर है। इसकी TSS मतलब ब्रिक्स लेवल जो मिठास होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और टेस्ट के लिहाज से भी ये बड़ा कमाल है। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो है एरिना में DHA। इब्राहिम खान, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस वक्त आपको बराह रास्त दोबारा से मुल्तान लिए चलेंगे। मुल्तान इंस्टीट्यूट डायरेक्टर मुल्तान इंस्टीट्यूट इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। Thank you so much, ladies and gentlemen, for your time and presence. जबकि गवर्नर ने टाइम्स इंस्टीट्यूट सिटी कैंपस में अकाउंट्स ब्लॉक, हॉस्टल ब्लॉक, फैकल्टी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। उसके बाद जो चेयरमैन टाइम्स इंस्टीट्यूट हैं वो भी गुफ्तगू कर रहे थे। उनके जानिब से भी अपने भरपूर अज़ाइम का इजहार किया गया। उनके जानिब से कहा गया कि एजुकेशन को हम भरपूर तरीके से आगे लेकर पढ़ेंगे और जो भी इसके लिए पॉसिबिलिटीज हैं इसको आगे बढ़ाने की, उसके ऊपर काम करते रहेंगे। जिस तरह से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से अपनी प्रायोरिटीज सेट की गई हैं, उनके जानिब से बताया गया कि एजुकेशन हमारा फोकस है और इसके ऊपर ही हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे और इसके ऊपर काम करते हुए एजुकेशन के बजट के हवाले से जो भी चीजें रिक्वायर हुई वो भी दी जाएंगी, जिसकी बिना पर उन्होंने कहा कि हम इनके शाना बशाना खड़े हैं। और गवर्नर ने टाइम्स इंस्टीट्यूट सिटी कैंपस में अकाउंट्स ब्लॉक, हॉस्टल ब्लॉक, फैकल्टी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। जबकि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर जब वहां पर पहुंचे तो उनको शील्ड्स और असनाद से नवाजा गया। मियांवाली MC पिपला की हदूद में आने वाली हाउसिंग स्कीम के मकीन बुनियादी तौर पर सहूलियात से महरूम हैं। मकीनों का कहना है कि गैस, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, कहिएगा मकीनों ने और क्या कहा? जी बिल्कुल, इस जदीद दौर में भी तहसील पिपला की म्यूनिसिपल कमेटी का जो एरिया है हाउसिंग कॉलोनी, जिसको ब्लॉक 6 और ब्लॉक 7 का नाम दिया गया है, यहाँ के शहरी जो हैं बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। यहाँ पे बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल से बात करते हैं। बताइएगा, क्या कहेंगे, किन किन सहूलियात की कमी है आपको? जी, ना यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, ना सीवरेज है, ना गैस है।
काफ़ी अरसे से लोग यहाँ पे सियासी जो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है, कोई यहाँ पे सहूलत नहीं है। और यहाँ का जो ये मरला है 7 लाख रुपए तक हाउसिंग ने बेचा है लोगों को, तो अब लेकिन सहूलतें देखें तो आप जीरो है। 7 लाख रुपए में मरला यहाँ पे फरोख्त किया गया है, लेकिन सहूलियात नहीं है। आप बताइएगा यहाँ पे कितने घर होंगे और कितनी मुश्किल होती है ये सहूलियात ना होने की वजह यहाँ से? सर 50 घर हैं और ना यहाँ बिजली है, ना सीवरेज है, ना किसी चीज़ का कोई सहूलत नहीं है रहने की। और यहाँ सबसे महंगी तरीन ये एरिया सेल हो रहा है इस वक्त, और हाउसिंग को चाहिए ये पहले सारे चीज़ें मुकम्मल करे, उसके बाद इसको सेल करे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे सबसे इस तहसील पिपला का जो एरिया है सबसे महंगा तरीन एरिया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी बुनियादी सहूलियत मकीनों को मुयस्सर नहीं है, सहूलियात मौजूद नहीं है। अख्तर मिजाज आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए हम खबर दें आपको, लिया में सरकारी अराज़ी पर काबज़ीन के खिलाफ इंतजामिया का बड़ा ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर लिया नयाज अहमद ने पुलिस और रेवेन्यू स्टाफ के हमरा 397 और 456 में कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी काबज़ीन से 24.5 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार करवा ली गई, जबकि वागुजार करवाई गई जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि गैर कानूनी काबिज़ीन से तावान की वसूली के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लिया में सरकारी अराजी पर काबिज़ीन के खिलाफ इंतजामिया का बड़ा ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर लिया नयाज अहमद ने पुलिस और रेवेन्यू स्टाफ के हमरा 397 और 456 में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी काबिज़ीन से 24.5 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। मियाँचनू चीफ म्यूनिसिपल कमेटी खुदादा तारड़ का शहर के मुख्तलिफ बाजारों और जताला टाउन गली नंबर 12 में कायम नाजायज भानों के खिलाफ ऑपरेशन के मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं फखर जमान से। चीफ म्यूनिसिपल कमेटी खुदादा तारड़ का शहर के मुख्तलिफ बाजारों समेत सब्जी मंडी का जो है दौरा किया है और शहर भर में कायम नजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है और दुकानदारों का लगाया गया रोड पर सामान जो है उसको भी तहवील में लिया गया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चीफ म्यूनिसिपल कमेटी खुदादा तारड़ से। सर बताइएगा आज के इस ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की है और भानाजात जो शहरों में बने हुए हैं उनके खिलाफ एक्शन हम लोग ले रहे हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, असिस्टेंट कमिश्नर मियाँ चन्नू की हिदायत पर हमने ये ड्राइव शुरू की है, जिसमें हमने पुख्ता और आर्जी इंक्रोचमेंट जो है उसको गिराना शुरू किया है और अपने कब्जे में ले रहे हैं सामान उसका। भानाजात जो हैं उसका भी हमने सामान कब्जे में लिया है और गाय भैंसे जो हैं उसको शहर से बाहर हम जो है ना मुंतकिल करवा रहे हैं और ये इसके खात्मे तक जो है ना ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जी बिल्कुल, शहर से जो है वो भानाजात को बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो नाजायज तजावजात है इसके खिलाफ जा रहा है। फखर जमान आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद ने आरजी मवेशी मंडियों के कयाम का जायजा लिया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आसिम सिद्दीक। जी आसिम बताइएगा। जी ईद कुर्बान आ रही है और ईद कुर्बान पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए रहीम यार खान में आरजी मंडियां कायम की जा रही हैं और डिप्टी कमिश्नर ने आरजी मंडियों का क़याम के इंतजाम के हवाले से दौरा किया और रहीम यार खान तहसील में 2 आरजी मंडियां लगाई जा रही हैं, एक मालिकपुर में और एक सुल्तानपुर के करीब। और डिप्टी कमिश्नर साहब, आपका ये दौरा बड़ा अहम है क्योंकि अभी ईद कुर्बान आने वाली है और जानवरों की खरीदो फरोख्त बढ़ जाएगी, तो क्या सहूलियात दी जा रही हैं आरजी मंडी में? लोग यहाँ पर आएंगे जानवरों की खरीदो फरोख्त के हवाले से व्यापारियों के क्या सहूलियात? एक तो SOPs पे जो अमल हमने करवाना है वो, और सेकेंडली एक बड़ा इशू होता है कि ईद कुर्बान जब भी आती है तो आपने देखा होगा कि शहरों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लोग अपने जानवर खड़े कर देते हैं, जिससे शहरियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तकलीफ होती हैं और उसे उस चीज़ को रोकने के लिए बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 यहाँ पर सेल पॉइंट्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं। 2 रहीम यार खान में हैं, 2 सादकाबाद में, 1 लियाकतपुर में और 1 खानपुर में। ये जो हमारे सेल पॉइंट्स हैं, ये 6 सेल पॉइंट्स, इनके अलावा 7 हमारे जो सेल पॉइंट्स हैं वो परमानेंट हैं, जो कि कैटल। सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना है कि डेरा गाजी खान डिवीजन में लगने वाली मवेशी मंडियों में तमाम बुनियादी सहूलतों की फराहमी बनाई जाएगी। इसी पर बात करेंगे रजा मलिक से। जी रजा मलिक बताइएगा।
जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और इस हवाले से जो है सेल पॉइंट्स, कैटल सेल पॉइंट्स और जो कैटल मंडियाँ हैं उनमें बेहतरीन इंतजामात हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक फराहम करने के हवाले से कमिश्नर डेरा गाजी खान ने नोटिस ले लिया और इस हवाले से बाकायदा तौर पर चारों अजला के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको हिदायत जारी कर दी गई है। डेरा गाजी खान डिवीजन में 18 कैटल मंडियाँ जो मार्केट्स हैं वो लगती हैं, जबकि 28 के करीब जो है वो सेल पॉइंट्स होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर डेरा गाजी खान। सर, क्या क्या अरेंजमेंट्स होंगे और इस हवाले से कोरोना की सूरत हाल भी है, तो क्या मतलब हिफाजती इंतजाम होंगे वहाँ आने वाले लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा की आमद है और हम मुसलमानों के हवाले से एक बहुत बड़ा एक ओकेजन होता है। इसमें कुर्बानी के हवाले से हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक और जनाब वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान खान साहब की हिदायत के मुताबिक मुख्तलिफ जगह पे जो है वो मंडियाँ, जो मंडी मवेशियाँ जो है उनका इनेकाद जो है अमल में लाया जाता है। उसमें 18 ऐसे पॉइंट हैं पूरे डिवीजन में जहाँ पे ये मुस्तकिल जो है रेगुलरली जो मंडियाँ लगाई जाती हैं, हफ्ते में 2 दिन लगाई जाती हैं। और इसके अलावा 28 जो हैं वो सेल पॉइंट जो हैं पूरे डिवीजन में टेम्परेरी तौर पे, आर्जी तौर पे ईद उल अज़हा के हवाले से जो हैं वो कायम किए गए हैं। इन पॉइंट्स के हवाले से ये है कि नंबर 1 तो है कि वहाँ पे SOPs जो हैं कोरोना के उनका भी ख्याल रखा जाएगा। उसके हवाले से अवेयरनेस के हवाले से जो बैनर्स हैं और बोर्ड भी अवेज़ा किए जाएंगे। इसके अलावा हिफाजती इकदाम के सिलसिले में जो है सिक्योरिटी एजेंसी की खिदमात प्लस जो पुलिस पर्सनल है वहाँ पे उनकी भी ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी। पीने का पानी जानवरों के लिए और जो वहाँ पे व्यापारी आते हैं उनका इंतजाम भी किया जाएगा। इसी तरह जो वेटरनरी डिस्पेंसरी जो जानवरों के इलाज के लिए खास इंतजाम किया जाएगा। रज़ा मलिक, आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान में भी ऐसी ही तैयारियां की जा रही हैं, जहां पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज की ज़ेर सदारत इजलास किया गया है। इजलास की तफसीलात जानते हैं आशीष पाक से। के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डेरा गाजी खान में भी ख़ुसूसी तौर के ऊपर ईद उल अज़हा के मौका पर कालादम तंजीमों को बाकायदा तौर के ऊपर खालें जमा करने के हवाले से पाबंदी आयद की गई है और दीगर जो तंजीमें हैं जो बगैर इजाज़त खालें जमा करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किन को खालें जमा करने की इजाज़त होगी और ईद के हवाले से मज़ीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद के हवाले से और मुहर्रम के हवाले से आज हमारी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हमने तमाम इदारे भी आए और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी हमने मदऊ किया और पीस कमेटी को भी हमने बुलाया। उसमें हमने जो इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन लिए, एक तो सफाई के हवाले से उनको हदायत दी कि एक सेंट्रल मैकेनिज्म होगा, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को हदायत दे दी और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व रहेगी ताकि एक अच्छे तरीके से ये हो जाए। दूसरा रह गया सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी के हवाले से प्रॉपर एक सिक्योरिटी प्लान इशू हम कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई इशू ना हो, क्योंकि आजकल हालात थोड़े सेंसिटिव हैं, तो ये चीज़ जो है काफ़ी तवज्जो तलब है। तीसरी चीज़ थी वो ये थी कि हमने इनको कहा है कि जो आपका मैकेनिज्म होगा वो बड़ा रेगुलेटेड होगा खालों की कलेक्शन का, और उस हवाले से एप्लीकेशंस हमने इनवाइट कर ली हैं, हमारे पास रिसीव हो गई हैं। उनका सफाई के मुतालिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कह दिया गया है। आशीष पाक, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, मुल्तान में स्पेशल अलाउंस न मिलने पर BZU के मुलाजमीन का एहतजाज में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन, अफसरान और प्रोफेसर शरीक हुए। वाइस चांसलर मंसूर अकबर कुंडी और असिस्टेंट कमिश्नर सदर अदनान बदर मुलाजमीन से मुज़ाकरात करने के लिए पहुंच गए। वाइस चांसलर और असिस्टेंट कमिश्नर की मुलाजमीन को मुतालबात हल करवाने की यकीन दहानी। एक और हम खबर दें आपको, शहर औलिया में सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने के लिए इकदाम जारी हैं। MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फखरुस्सलाम डोगर की हिदायत पर कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। कंट्रोल रूम में सफाई के इकदाम की मॉनिटरिंग का सिलसिला भी जारी है। शहर औलिया में ईद के मौका पर सफाई इंतजाम के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, जानते हैं बिलाल नियाज़ी से। कंपनी की जानिब से तैयारियां जारी हैं और इस हवाले से जो अलाइशें हैं उनको जमा करने के लिए शहरियों को अवेयरनेस भी दी जा रही है। और इस सिलसिले में शहर में तकरीबन 40,000 के करीब जो बैग्स हैं वो फराहम किए जाएंगे। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कम्युनिकेशन ऑफिसर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फरिया हाशमी। हम उनसे जानने के वो क्या कहते हैं। अच्छा मैडम, बताइएगा शॉपिंग बैग्स के हवाले से जो तैयारी है, जो बैग्स हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, आप मंगवा रहे हैं, तो किस तरह से प्लान किया जाएगा, कितने बैग्स होंगे और क्या शहरियों को इस हवाले से पैगाम दिया जाएगा? जी बिलाल, बिल्कुल ये हमने तैयारियां अपनी कंप्लीट कर ली हैं और हमारा टेंडर हो चुका है जिसमें हम शॉपर बैग 40,000 शॉपर बैग्स ले रहे हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने प्लान भी तैयार कर लिया है। और ये यूसी वाइज भी हम देंगे और फोकल पर्सन उनको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जोन वाइज। और हमारे जो कैंप लगेंगे 56 कैंप लग रहे हैं हमारे 4 दिन में,
वहाँ पे भी ये अवेलेबल होंगे, वहाँ से भी शहरी ले सकते हैं, ताकि इसमें वो सारे अलाइशें और जो भी वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, वो इसमें डाल के एक मखसूस मकाम पे रख दें, जिसको अच्छे तरीके से ठिकाने लगाया जा सके। कुछ सवाल से 40,000 के प्लान तैयार कर लिया गया है। बिलाल न्याज़ी, शुक्रिया। नाज़रीन, ईद कुर्बान की आमद है और कोट छुट्टा में मंडी मवेशी की रौनकें बढ़ चुकी है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से लाए गए कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में खरीदारों के होश उड़ा दिए हैं। इसी पर बात करेंगे राना मोहम्मद सलीम से। जी सलीम जी, आगाह कीजिएगा। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, ईद कुर्बान की आमद है। कोट छुट्टा में मंडी मवेशियों की रौनकें बढ़ चुकी हैं। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से लाए गए कुर्बानी के जानवर भी इस वक्त मंडी में पहुंच चुके हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का मुख्तार ए शेख अस्पताल का दौरा, ऑपरेशन थिएटर्स, वार्ड्स और फार्मेसी का भी मुआयना किया। मुख्तार ए शेख अस्पताल के दौरे के दौरान बेगम गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और चेयरपर्सन सरवर फाउंडेशन परवीन सरवर भी उनके हमराह थी। वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक, वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देजी और अहमद हसन भी उनके साथ थे। चेयरमैन मुख्तार ए शेख अस्पताल फैसल मुख्तार, सीईओ फातिमा ग्रुप फवाद मुख्तार और मारूफ सनतकार आरिफ हबीब भी उनके हमराह थे। जबकि दौरे के दौरान चौधरी सरवर को अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग भी दी गई, जिसको गवर्नर पंजाब ने खूब सराहा। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि इंसानियत की खिदमत अजीम इबादत का दर्जा रखती है। मुख्तार ए शेख का खानदान इंसानियत की खिदमत और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत के विजन के मुताबिक शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ मुहैया करने के लिए फोर्ट अब्बास में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। बात करेंगे नोमान सईद से। जी नोमान, बताइएगा। भावनगर जफर बुज़दार ने जो है आज एक रोज़ा जो है फोर्ट अब्बास का दौरा किया और म्यूनसिपल कमेटी के जो है सब्ज़ाजार में जो है खुली कचहरी का इनेकाद भी किया गया और एक ही छत तले जो है आवाम के मसाइल सुने हैं और उनके हल के लिए जो है फौरी तौर पर अहकाम सादिर किए। इसी बार से जो है हमारे साथ डीपीओ भावनगर जफर बुज़दार साहब मौजूद है। जी सर, बताइएगा कि यहाँ पर आवाम के मसाइल सुने हैं, सर आपका मकसद क्या है खुली कचहरी लगाने का और क्या मैसेज देना चाहेंगे शहरी को? बहुत शुक्रिया जी। हुकूमत पंजाब की और ख़ुसूसी तौर पर हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की ये ख्वाहिश और उनका भी ये विजन है कि लोगों को उनकी दहलीज तक इंसाफ मुहैया किया जा सके। तो इस हिस्से में फोर्ट अब्बास चूँकि दूर अफ्तादा इलाका है तहसील, तो यहाँ की पुलिस की कारकर्दगी को चेक करने के लिए और यहाँ के अवाम के जेन्युइन मसाइल हैं उनकी रिडसल के लिए मैंने यहाँ पे आज खुली कचहरी का एहतमाम किया हुआ था। जो जायज़ मसाइल हैं लोगों के, वो इंशाल्लाह थाने की लेवल पे, एसडीपीओ लेवल पे और हमारे लेवल पे हल होते रहेंगे। और जिनका अगर कोई छोटा मोटा पट्टी मैटर्स हैं तो बजाय उसको उनको लंबा करने के वहीं पे उनको अगर समझा दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें रेक्टिफाई हो सकती हैं। थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ जो है डीपीओ भावनगर जफर बुज़दार साहब मौजूद थे जिन्होंने नोमान सईद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अहम खबरें आप जान चुके। रोहिणी स्टूडियो से कल वक्त इतना ही।